Hello everyone. In this video, we are going to start AMU BLLB 2025 क्वेश्चन पेपर एंड एज वी नो कि हम लोग डिटेल एनालिसिस देखते हैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन उसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस वहां से बनाए जा सकते हैं उस पर भी हमारा फोकस रहता है. सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन. In today's video, the first question is, and this question asked in AMU 2025 as we know कि यार 2025 का पेपर है, सो ऑब्वियसली सारे ही क्वेश्चन यहाँ से होंगे. अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो फर्स्ट क्वेश्चन वो था. द क्वेश्चन आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड. हमें यहाँ पर पूछा है विच इज नॉट अ सिनोनिम. सो हमें बताना है कि जो सिनोनिम नहीं है यहाँ पे. ठीक है, अब देखिए गौर कीजिए यहाँ पे थोड़ा सा. यहाँ पर हमसे पूछा है नॉट अ सिनोनिम. क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये एंटोनिम की बात कर रहे हैं? है ना, कहा जा सकता है इसको या नहीं? जाहिर सी बात है. देखिए अगर कोई पर्सन हमसे कह रहा है कि विच इज नॉट अ सिनोनिम, दैट मीन्स दैट पर्सन इज आस्किंग एंटोनिम. तो इसको नॉट अ सिनोनिम ना बोलकर हम इसको एंटोनिम बोल सकते हैं, एंटोनिम. ठीक है. सो द क्वेश्चन आस्क solemn. What does it mean? First, we should know the meaning of this word. What does it mean? Solemn means, we can say, a person who is serious or his behavior is serious, sincere or formal in manner. ठीक है. So हम कह सकते हैं कि sincere, serious, a person who is sincere, serious और formal in manner. ठीक है, तो इसको हम फिलहाल इरेज करते हैं एंड इट वुड बी फॉर्मल, फॉर्मल इन मैनर. देखिए इसका मतलब हुआ क्या. आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये जो अवार्ड्स होते हैं, या भारत रत्न, कभी आपने वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर. सो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहता है? वहाँ का एनवायरनमेंट एक बहुत ही सिंसियर, सीरियस वाला रहता है ना, बहुत ही फॉर्मलिज्म वहाँ पर फॉलो किया जाता है. जब जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं किसी को अवार्ड दे रहे होते हैं, तो वहाँ के माहौल को एक, वहाँ एक इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन द एनवायरनमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हाउस. वहां पर जो है ना, जितना भी वहां का एनवायरनमेंट है, दैट इज कॉल्ड सोलेम. ठीक है. इसका हमें एंटोनिम बताना है. सो आइए देखते हैं जनाब. अगर हम बात करें ट्रेडिशनल की, ट्रेडिशनल किस चीज से रिलेटेड है? ट्रेडिशनल मीन्स बेस्ड ऑन कस्टम्स. सो समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन कस्टम्स या बेस्ड ऑन कस्टम. ओके. सो इसको हमें बोलना चाहिए बेस्ड ऑन कस्टम, यानी कि जो भी रीति रिवाजों से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल. अच्छा, एक चीज का और गौर करना यहाँ पे. एक वर्ड होता है कस्टम, एक ऐसा ही वर्ड होता है कस्टम्स. कस्टम्स, अगर हम इसमें एस लगा देते हैं, ठीक है, सो ये बन जाता है कस्टम्स, जो कि एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है, कस्टम डिपार्टमेंट. है ना, जो चीजों को चेक करता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए. सो ये एक डिफरेंट वर्ड है, और जो पहला वाला है वो डिफरेंट वर्ड है. तो दोनों की बात अलग अलग है. अगर हम एस ऐड कर देते हैं तो वहां पर ये नया मीनिंग निकल कर आता है इसका. ठीक है जनाब. चलिए. सो इसके बाद हमें बात करनी है किस चीज की? डिवोशनल. यहाँ पर एल मिसिंग है, सो इट वुड बी डिवोशनल एंड पायस. दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, डिवोशनल एंड पायस. अ पर्सन हु इज वेरी रिलीजियस, वेरी रिलीजियस, GIOUS, अ पर्सन हु इज वेरी रिलीजियस. हमसे पूछा था यहाँ पर सोलेमन, यानी कि किसी हम सीरियस मैटर की बात कर रहे हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं, वेट, इसके बारे में हमसे बात की गई थी, सीरियस, सिंसियर और फॉर्मल इन मैनर. ठीक है. इन तीनों में से तो अभी तक कोई भी ऐसा मीनिंग निकल कर नहीं आया. सो द करेक्ट आंसर इज डी. डी फॉर देवसेना. आंसर हो जाएगा डी. डी फॉर देवसेना. क्यों? एक वर्ड है ये फ्रीवलस, और इसका ही एक मीनिंग होता है, या मुझे बोलना चाहिए सिनोनिम है, एंड दैट वुड बी फैचुअस. FATUOUS, फैचुअस. इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग होता है, दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम हैं. एंड इट मीन्स जो भी, मुझे बोलना चाहिए सिली, या तो हम इसको सिली और नॉट सीरियस इन बिहेवियर, नॉट सीरियस. ठीक है. एक तरफ हम बात सिंसियरिटी की, सीरियसनेस की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम जो है वो
फ्रिवलसनेस की बात कर रहा है या फिर जो नॉट सीरियस है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। डी फॉर देखते हैं अब। चलिए, सो द नेक्स्ट वर्ड इज चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एंडेमिक। एंडेमिक जो वर्ड है इसका हमें एंटोनिम बताना है। ठीक है जनाब, देखिए देर आर थ्री वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। हमेशा आप हो सकता है इट कुड बी यार कि आपकी कंफ्यूजन हो, इसको अलग ही हम स्लाइड पर लेते हैं। एंड दैट इज हो सकता है काफी स्टूडेंट ने इसको गलत किया हो, मे बी, इट्स माई ओपिनियन। देखिए जनाब, आपने हमेशा ही तीन वर्ड देखे होंगे एंड द फर्स्ट वन इज एंडेमिक। एक वर्ड होता है एंडेमिक। एंडेमिक, एंडेमिक। द सेकेंड वन इज एपिडेमिक। एपिडेमिक। एंड सिमिलरली देयर इज अ पेंडेमिक। पेंडेमिक। So there are three words in English language. First one is endemic, second one is epidemic, and the third word is pandemic. इन तीनों का डिफरेंस देखते हैं कि वन अनदर दोनों, इन सब में ही तीनों में क्या डिफरेंस। सबसे पहली बात, एंडेमिक व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अ डिजीज दैट इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। अ डिजीज, इट कुड बी अ डिजीज, कोई भी एक ऐसी बीमारी है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। अ डिजीज दैट इज फाउंड, दैट इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, दैट इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। और पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं यहाँ पे। और पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अक्सर आपने देखा होगा इफ यू गो टू दिल्ली, और दिल्ली के कई ऐसे एरिया हैं जहां पर आप देखेंगे कि जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं, है ना, सर्दियों का जो मौसम आता है, खांसी जुकाम होना स्टार्ट हो जाता है। नॉट अबाउट दिल्ली बट किसी भी आप इंडिया के किसी भी स्टेट में जाइएगा तो कहीं ना कहीं सबकी एक पर्टिकुलर, कहीं पर खांसी स्टार्ट होती है, कहीं पर जुकाम स्टार्ट हो जाती है। सो बीमारी पहले से ही मौजूद होती है, जिसको हम सीजनल थोड़ी से डिजीजेस बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एंडेमिक। हर कहीं आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होती हैं, जो मौसम है ये चेंज होते हैं, तब जाकर ये स्टार्ट हमें तब हमें ये डिसीज देखने के लिए मिलती है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एंडेमिक, मतलब एक सीजनल बीमारी है, ये एक पर्टिकुलर एरिया में है, एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, उसको हम एंडेमिक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल वी कैन से मलेरिया इज एंडेमिक इन सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। ठीक है, यानी कि मलेरिया जो है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए अगर चाहें तो। मलेरिया इज एंडेमिक, मलेरिया इज एंडेमिक इन सम पार्ट्स ऑफ, सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। चलिए, रही बात व्हाट डज इट मीन जो एपिडेमिक है। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक इसका ही ऑपोजिट है। मतलब ये है एक ऐसी बीमारी है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, किसी भी छोटी सी जगह में है, यहाँ पर हो सकता है, ये कोई एरिया है और ये यहाँ पर एक कोई भी पर्टिकुलर बीमारी पाई जा रही है, दैट इज कॉल्ड एंडेमिक। जनाब इसका ही ऑपोजिट हो जाएगा, क्या मतलब? यही सेम डिसीज अचानक से बढ़ने लगे, इसका जो है ना एक रैपिड फायर कर जाइए और बहुत ही तेजी से इसका ग्रो हो जाए, रैपिडली, किसी भी एरिया में, कहीं पर भी, काफी बड़ी पॉपुलेशन में, काफी बड़े एरिया में। सो ये इट बिकम्स एपिडेमिक। एंडेमिक ही एपिडेमिक बन जाती है, सेम डिजीज है, हो सकता है कि अभी कुछ ही पर्टिकुलर एरिया में बुखार खांसी जुकाम है, वही अचानक से जो है ना वहां पर बोल सकते हैं रैपिडली बढ़ जाए। सो वो क्या बन जाएगी? एपिडेमिक बन जाएगी, सेम चीज जैसे कि कोरोना के साथ हुआ था। कोरोना स्टार्ट हुआ था चाइना के एक वुहान शहर से। जब तक वो वुहान में था तब तक हम उसको कह रहे थे एंडेमिक। जैसे ही वो पूरे चाइना में फैला, अचानक से जो है ना बहुत लोगों में बीमारी हमें सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो गए, बहुत सारे लोगों में, एक बहुत बड़े एरिया में भी, सिमिलरली बहुत बड़ी पॉपुलेशन में भी। सो सेम एंडेमिक ही चीज कैसे बन गई? एपिडेमिक बन गई। तो इसको हम अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें, सो इट वुड बी अ डिजीज दैट स्प्रेड्स। इसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसी डिजीज है, ये क्या हुआ, हम्म, अ डिजीज, अ डिजीज दैट स्प्रेड्स, जो फैलती है क्विकली, अ डिजीज दैट स्प्रेड्स क्विकली। ठीक है, बस इतना क्विकली हम बोल सकते हैं, सेम एंडेमिक ही एपिडेमिक बन जाती है। इसी वजह से एक चीज तो है, इसको हम एंटोनिम क्यों बोलेंगे, या फिर एएमयू ने इसको एंटोनिम माना क्यों था? यही रीजन है इसका। क्या रीजन है?
एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में कोई चीज पाई जा रही है छोटी सी जगह पर, दूसरी तरफ आप ये बात कर रहे हैं कि अचानक से ये चीज फैल गई। यहाँ पर एक छोटा सा एरिया है, यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया हो चुका है। सो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है। सो एंडेमिक का ही जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा, एपिडेमिक हो जाएगा। दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज, यहाँ पर हमें बोलना चाहिए कि इसका जो एंडेमिक है इसका आंसर क्या होना चाहिए, सर ए ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज एपिडेमिक। ओके। सो यहाँ पर वाइड स्प्रेड हो गया ये, एंड इसको आप वाइड स्प्रेड भी बोल सकते हैं, या फिर अचानक से जो बीमारी है अचानक से फैल जाए। रही बात पेंडेमिक क्या होता है, जनाब, पेंडेमिक कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, यही सेम चीज जो एपिडेमिक है। अगर आप इस एपिडेमिक को ही इंटरनेशनली ले जाएं, मतलब ये है कि इंटरनेशनली आप इसी डिजीज को ले जाएं, सो ये पेंडेमिक बन जाती है। या बहुत सारे नेशंस में फैल जाए, पहले सिर्फ चाइना तक महदूद थी, उसके बाद ये नेपाल में भी हुई, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी, जितने भी आसपास के हैं, फिर इधर जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वहां पर भी ये बीमारी फैल गई। सो ये पेंडेमिक बन गई। मतलब है एक ही चीज, एंडेमिक है, एंडेमिक से एपिडेमिक बनी, एपिडेमिक से सेम चीज जो है वो पेंडेमिक बन गई। तो अगर ये इंटर मतलब नेशन वाइज हो जाए, बहुत सारी जगह पर नेशन वाइज इंटरनेशनली अगर ये चीज फैल जाए, तो हम इसको ही एपिडेमिक को ही पेंडेमिक घोषित कर देते हैं, जिसको हम हिंदी में महामारी कहते हैं। है ना, महामारी मतलब ये ऐसी जगह है, ऐसी डिजीज है जो कि नेशन वाइज फैल चुकी है। ठीक है जनाब। सो एक ही चीज है, मतलब एक ही बात है, बट वही सेम चीज छोटी सी जगह पर है, बड़ी हो जाएगी एपिडेमिक, इंटरनेशनली हो जाएगी तो वो पेंडेमिक। ठीक है। इसको याद ऐसे भी रखते हैं जनरली कि यार, एपिडेमिक जो थी, ये पासपोर्ट इसने लिया, पी मतलब पासपोर्ट, सो ये पेंडेमिक बन गई। पासपोर्ट लेकर ही तो हम किसी अदर कंट्री में ट्रेवल करते हैं, सो इट बिकम्स पेंडेमिक। आंसर क्या हुआ हमारा, आंसर तो ऑब्वियसली वी नो कि एपिडेमिक हो जाएगा। हेटफुल, मतलब हेटफुल तो हेट से रिलेटेड है, तो इसको हम कह सकते हैं फुल ऑफ हेट, समथिंग दैट इज फुल ऑफ हेट, फुल ऑफ हेट, हेट। अच्छा, असॉल्टिंग क्या होता है, असॉल्ट का मतलब होता है, असॉल्ट मीन्स, असॉल्ट इज अ वर्ब, इट मीन्स अटैक करना। इसका मतलब होता है अटैक करना, असॉल्ट मीन्स अटैक। ठीक है। सो ये अटैकिंग हम बोल सकते हैं क्योंकि आईएनजी फॉर्म है। आपको पता होगा आईएनजी फॉर्म जो है वो दो चीजों का काम करती है। एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करती है, जैसे आई एम टीचिंग, है ना, राइट नाउ आई एम मेकिंग अ वीडियो। सो एक तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म दिखाती है। दूसरी चीज ये है कि जो आईएनजी फॉर्म यानी कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, आई एम सॉरी, जो आईएनजी फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप आईएनजी क्या करते हैं, सफिक्स करते हैं, सो ये दो चीजों का काम करती है। एक तो कंटिन्यूअस को शो करती है जो कि हम आईएनजी में यूज करते हैं, दूसरा एज एन एडजेक्टिव काम करती है। ये ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, परेशान हो जाएंगे, छोड़िए इसको, रहने देंगे। द नेक्स्ट, नेक्स्ट चीज इज लिथार्जिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिथार्जिक, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब होता है लिथार्जिक मीन्स समथिंग, ये भी हमारा जो रिलेटेड है वो मुझे बोलना चाहिए कि डिजीज से ही रिलेटेड होता है, एंड इट इज कॉल्ड, वी कैन से, इसके दो तीन सिनोनिम और भी हैं, वो लिखवा दिए जाएं। हाँ लिख दें, ऐसा करते हैं। देखिए, एक है वर्ड लिथार्जिक, दूसरा एक वर्ड एएमयू ने पूछा था लास्ट ईयर की बात है, स्लगिश। इसको हम बोल सकते हैं स्लगिश। ठीक है, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा स्लगिश। एंड एक और होता है लेसिट्यूड, जो कि एएमयू ने दोनों ही वर्ड पूछे थे 2024 के पेपर में। लेसिट्यूड, लिथार्जिक, लेसिट्यूड एंड स्लगिश, या फिर आप इसको एज ए नाउन फॉर्म बनाएंगे, सो ये स्लगिशनेस बन जाएगा। तीनों का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। इट मीन्स, हमें बोलना चाहिए अ पर्सन हु इज लेजी, अ पर्सन हु इज लेजी, या फिर आप इसको बोल सकते हैं लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी, फिजिकल और मेंटल, थकावट, हिंदी में आप इसको लिख लीजिए थकावट। ठीक है। बाकी आप इसको लेजी भी बोल सकते हैं, इन तीनों का ही मतलब ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, लैक ऑफ सीरियसनेस या लैक ऑफ एनर्जी। एंड ऑल्सो हमें बोलना चाहिए फिजिकल और मेंटल। या तो ये है कि आप बहुत ज्यादा काम कर कर जो है ना लिथार्जिक फील कर रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा थकावट हो गई है आपको। मेंटली भी हो सकता है, आपने बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे वर्क किया है, अपने लैपटॉप पे वर्क किया है, एंड उसके बाद में आपको जो है टायर्डनेस होती है ना, दैट इज कॉल्ड, मतलब लिथार्जिक आप फील करते हैं उस टाइम, इसको ही स्लगिशनेस बोलते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड लेसिट्यूड। तीनों का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, फिजिकल और मेंटल।
चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट। द नेक्स्ट वन इज चूज द वर्ड। एंटोनिम हमें बताना है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म तो सभी ने ऑलमोस्ट पढ़ा होगा कि यार बी ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, या बी द पर्सन ऑफ, बोलते हैं ना हम कि यार हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। यही चीज़ है, ऑप्टिमिज्म होता है जो कि फुल ऑफ होप, जिसको हम आशावादी बोलते हैं। यानी कि हमेशा जो नेगेटिविटी में भी ये इंसान जो है, पॉजिटिव एटीट्यूड की हम बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर है पॉजिटिव, पॉजिटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। और होप, होपफुल पर्सन, जो भी है होपफुल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, होपफुलनेस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी रहने दीजिए। सो पॉजिटिव एटीट्यूड है। दूसरी बात, इसको हिंदी में हम बोलते हैं आशावादी। इसका ही जो उल्टा है वो हो जाएगा पैसिमिज्म, जो कि हमेशा नेगेटिव सोचता है, हमेशा। एंड इट बिकम्स निराशावादी। सो ये हो जाएगा नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड। ठीक है। अबंडन, अबंडन पर अभी हम आएंगे। इससे पहले हमें देखना है कि ड्रेड, ड्रेड का मतलब होता है फियर ऑफ, फियर और एंजाइटी। इसका मतलब होता है फियर और एंजाइटी। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, बेसिक है ये तो, ऑनेस्ट और सिंपल, है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ऑनेस्ट और बहुत सिंपल है। हमें अबेंडन देखना है। देखिए जनाब, ये जो अबेंडन है इसके बहुत से आपको सिनोनिम मिलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ही सिनोनिम्स हैं। एंड उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहला है रेप्यूडिएट, जो कि एमयू का अक्सर रहा है। रेप्यूडिएट, रेनाउंस, रिलिंक्विश, रेप्यूडिएट, रेनाउंस, रिलिंक्विश, अबेंडन, एब्ज्योर, एब्डिकेट, एब्डिकेट। इन सब का मतलब होता है टू लीव समबडी और समथिंग, टू लीव समबडी और समथिंग, टू लीव, ठीक है, टू लीव समबडी यानी कि किसी इंसान को त्याग देना, या फिर किसी चीज को त्याग देना, और समवन, सब टू लीव समवन और समथिंग, या फिर किसी चीज को त्याग देना। जैसे कि आपने देखा है ना, आपका घर होगा, मतलब आप किसी पहले विलेज में रहते होंगे, और फिर आप जो है माइग्रेट किए किसी सिटी में, तो आपका जो पुराना वाला घर है उसको आपने अबेंडन कर दिया, त्याग दिया। अब वहां पर आप वहां रहते नहीं है। ठीक है, यू आर नो लॉन्गर लिविंग इन योर ओल्ड होम, सो दैट बिकम्स अबेंडन। कोई भी चीज है, हो सकता है कि आपकी कोई बाइक होगी, आपने कोई नई बाइक ले ली, पुरानी बाइक को आपने जो है वो बेसमेंट में खड़ा कर दिया, सो ये भी आपने अबेंडन कर दिया उसको, त्याग दिया। हिंदी में लिख सकते हैं, जो हिंदी वाले स्टूडेंट है दे कैन राइट त्याग। तो बस यही सारे इतने सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें सिनोनिम। द क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम, इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड नादिर। एंटोनिम बताना है हमें नादिर का। सो ये दोनों ही वर्ड आपको ऑलमोस्ट ज्योग्राफी में दिखाई देंगे। फर्स्ट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ नादिर, व्हाट डज इट मीन। देखिए जनाब, नादिर का मीन्स, नादिर मीन्स होता है लोएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, लोएस्ट पॉइंट, यानी कि किसी भी चीज़ का जो लोएस्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड नादिर। जनरली हम ज्योग्राफी में हम ये टर्म यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा लोएस्ट पॉइंट। ठीक है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर जो जेनिथ है ये होता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट। तो एक तरफ आप बात कर रहे हैं किस चीज की, लोएस्ट पॉइंट की, दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट की। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज बी, यानी कि जेनिथ। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ तक छोड़ना नहीं है, और भी हमें देखने हैं। अगर हम बात करें डेप्थ की, सो जो ये देखिए, अगर हम डेप्थ की बात करें तो जाहिर सी बात है, यानी कि ये जो है एक दूसरे के सिनोनिम बन जाएंगे। नादिर और डेप्थ एक दूसरे के सिनोनिम हुए। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास रिमेनिंग है एक तो पीक, एंड एक है पिनैकल, पिनैकल। ठीक है, ये भी दोनों एक दूसरे के ऑलमोस्ट सिनोनिम हो जाएंगे। वैसे तो ये जेनिथ भी इनका ही सिनोनिम होता है, जेनिथ भी होता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है। अगर नादिर एक लोएस्ट पॉइंट है, तो जेनिथ जो है वो एक हाईएस्ट पॉइंट है, एक दूसरे के ऑपोजिट सिनोनिम एंटोनिम है। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम एंटोनिम है। ओके, ये एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम एंड
एंटोनिम है ये एक दूसरे के। पीक एंड पिनाकल दोनों का ही ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। एंड पीक और पिनाकल जो है ऑलमोस्ट हाई पॉइंट की बात करते हैं, बट जेनिथ जो है ना वो मोस्ट एक्यूरेट होगा, इसी वजह से हम पीक और पिनाकल को नहीं ले रहे हैं। बाकी इनको भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट या फिर टॉप मोस्ट पॉइंट, इसकी आपको डेफिनेशन देनी है, सो यू कैन राइट टॉप टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे कि वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ एनीथिंग, इट कुड बी कुछ भी है। जैसे ये एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है। सो इसका जो ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलेंगे क्या, ये हो जाएगा जेनिथ। एंड इसका जो ये वाला पार्ट है, ये पोर्शन, इसको हम बोल सकते हैं नादिर। ये हो जाएगा नादिर। इस टाइप से है ये। ओके, पिनाकल और पीक जो है वो भी दोनों टॉप की ही बात करते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट की। सो आई थिंक वी हैव डन दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. So the question number 5 is asking about choose the most appropriate meaning of the given idiom. Kangaroo court. Many times AMU asked this question in previous papers, and in 2025 again this question was asked. First, we should know the meaning of this word kangaroo court. What does it mean? Janab, it means unofficial, biased or unfair court. Again, I am repeating my words. Unofficial, biased, or unfair court where decisions are made without proper legal procedures. Okay, without proper legal procedures. Imagine you are sitting in a class. Imagine a professor blames you without listening to your side and gives punishment without thinking any much. That is like kangaroo court, or इसको other words में we can say unfair or one-sided court. बिना आपकी बात सुने ही आपको पनिशमेंट दे दी गई है, दैट इज कंगारू कोर्ट। एक होता नहीं था मूवीज में, आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि एक पंचायत अलग ही उनका कोर्ट चल रहा होता था। जैसे कि सेट मैक्स पर एक मूवी आती थी, पता नहीं अब आती है या नहीं, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब की आती थी, उसका नाम था सूर्यवंशम। सो सूर्यवंशम में आपने देखा होगा ना, ठाकुर साहब एक अपना कोर्ट लेकर बैठते थे, तो बस वहां पर फैसले सुने जाते थे, वहां पर ही उनका वहां पर केसेस सुने जाते थे और उनका फैसला भी दे दिया जाता था। सो ये एक तरह से हम कंगारू कोर्ट बोल सकते हैं, मतलब ठीक ही है उसके कंपैरिजन में वी कैन से। एंड सो इसका जो करेक्ट मीनिंग हमने देखा है, सबसे पहले तो लिख लेते हैं यार एक डेफिनेशन, हमने क्या बोला डेफिनेशन। व्हेन इट कम्स टू डेफिनेशन इट बिकम्स, वी कैन से अनऑफिशियल। पहली बात तो ये अनऑफिशियल है, कंगारू कोड जो है वो अनऑफिशियल है। कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं पर ऐसा लिखा नहीं है। पहली बात तो ये अनऑफिशियल है। दूसरी बात बाइज्ड है ना, यहाँ पर जो फैसले हैं वो बाइजनेस के बेसिस पे दिए जाते हैं, पक्षपात किया जाता है यहाँ पर। और अनफेयर कोर्ट है, और अनफेयर, अनफेयर कोर्ट, ठीक है, वेयर डिसीजंस आर मेड विदाउट प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स, इतना कह सकते हैं। बाकी और इसकी शॉर्ट डेफिनेशन बनानी है, सो यू कैन राइट, इसको वन वर्ड में आप लिख सकते हैं, और क्या हो जाएगा, कंगारू कोर्ट मीन्स अनफेयर और वन साइडेड, अनफेयर एंड वन साइडेड, वन साइडेड, वन साइडेड, जैसा कि इस केस में हुआ था। इमेजिन अ प्रोफेसर ब्लेम्स, मतलब कोई भी एक टीचर है। सो इसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए, अनऑफिशियल एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं, द यंग कंगारू बिल्कुल नहीं, अ ग्रुप ऑफ कंगारूस बिल्कुल नहीं, द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, अनऑफिशियल को फिल इन द ब्लैंक्स, अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें यहाँ पे बताना है। एंड दिस इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इज द साइंस रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑर्निथोलॉजी। यहाँ पर लॉजी, जहाँ भी आपको सफिक्स लॉजी दिखाई देगा, कहीं ना कहीं किसी चीज की हम क्या बात कर रहे होंगे, स्टडी की बात कर रहे होंगे। जहाँ पर भी whenever you see लॉजी एंड सफिक्स ऑफ एनी वर्ड, सो दैट इज, मतलब हमेशा जो है वो किसी स्टडी की बात की जा रही होगी। एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब पीपल होता है, लॉजी मतलब जो है वो स्टडी होता है। सो यहाँ हम बोलते हैं इसको स्टडी ऑफ ह्यूमंस, स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड सोसाइटी, स्टडी ऑफ ह्यूमंस, स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड सोसाइटीज, सोसाइटीज, ठीक है।
तो ये हो जाएगा स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड सोसाइटीज। तो दूसरी तरफ है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिसीज, स्टडी ऑफ डिसीज, स्टडी ऑफ डिसीज। फिलोलॉजी, फिलोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लिटरेचर। चलिए, तो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑर्निथोलॉजी। द क्वेश्चन नंबर 7 इज फ्रूट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड, यानी कि जो एनिमल्स जो है वो फ्रूट खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं। देयर आर फोर ऑप्शंस गिवन हियर। फर्स्ट वन इज कार्निवोर। कार्निवोर आर दोस एनिमल्स दैट ईट, क्या खाते हैं, जो कि मीट खाते हैं। ठीक है, कार्निवोर्स आर दोस एनिमल्स, और दोस ह्यूमन कैटेगरी भी बोल सकते हैं हम इसको। ईट शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पर, यानी कि ये वो एनिमल्स हैं जो कि मीट खाते हैं। ईट मीट, एम ई ए टी, ईट मीट। ठीक है, एनिमल्स की अगर कैटेगरी में हम देखें इनको, सो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि लायन है, टाइगर है, लायन है, टाइगर है, ये हुए हमारे कार्निवोर्स प्रॉपर। दूसरी कैटेगरी है यहाँ पर हर्बीवोर्स। ये क्या होते हैं हर्बीवोर्स? दीज आर दोस एनिमल्स जो कि क्या खाते हैं, ईट प्लांट्स। यहाँ हम लिख सकते हैं ईट प्लांट्स शॉर्ट में, ईट प्लांट्स एंड लीव्स, जो पत्ते खाते हैं, पत्ते, लीव्स। इस कैटेगरी में एनिमल्स आ सकते हैं, काऊ आ जाएगी जैसे, काऊ। ठीक है, बाकी डियर भी बोल सकते हैं हम। ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स आर दोस एनिमल्स जो कि ह्यूमन भी इसी कैटेगरी में आते हैं, ओमनिवोर कैटेगरी में, जो कि दोनों चीजें खाते हैं, यानी कि बोथ, क्या क्या, या तो प्लांट्स भी ये लोग खाते हैं एंड मीट भी। सो हम ह्यूमंस भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, ह्यूमन बीइंग हुए, या फिर बियर हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे। एक नई कैटेगरी है यहाँ पर, जो कि है फ्रूजीवोर्स। फ्रूजीवोर्स बोल लिखा है इन्होंने, एज एन एडजेक्टिव बना दिया, कोई मसला नहीं है। यही हो जाएगा जो कि फ्रूट खाते हैं। सो ये हो जाएगा फ्रूजीवोरस मीन्स जो कि फ्रूट खाते हैं, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स इज कॉल्ड इगोइस्ट, इगोटिस्ट, सेल्फिश, एपिक्योर। बहुत से बच्चे ऐसे, यहाँ पर मुझे पता है यहाँ ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन लोगों ने वर्ड पावर मेड इजी बुक पढ़ी होगी, और उसके बाद भी, क्योंकि वहाँ सबसे पहले, या आई थिंक स्टार्टिंग में या आगे चलकर कहीं ना कहीं ये मेंशन है, बहुत अच्छे से इन वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन फिर भी गलत कर दिया होगा, है ना। दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो पढ़ा तो है लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, तो जाहिर सी बात है आंसर आता हुआ भी गलत हो जाता है। और ये पेज नंबर शायद याद नहीं है, लेकिन है ये कहीं ना कहीं वर्ड पावर मेडिजी में, बहुत अच्छे से आपने देखने को प्रैक्टिस भी की होगी, क्योंकि वहाँ पर मैचिंग भी दे रखी होती है, और फिल इन द ब्लैंक्स भी दे रखी होती है। लेकिन इससे पहले एक वीडियो देखिएगा, वहाँ मैंने बताया है कि क्यों आपको, वाई यू शुड नॉट स्टडी और वाई यू शुड नॉट रीड वर्ड पावर मेड इजी बुक। आपके आपके लिए है ही नहीं वो बुक, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर AMU एंड GMI BLLB। ओके, सो यहाँ बोला है वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट, जो इंसान अचीवमेंट की बात करता है। चलिए, फर्स्ट वर्ड इज इगोइस्ट, सेकंड इज इगोटिस्ट, थर्ड इज सेल्फिश एंड एपिक्योर। देखिए जनाब, अगर हम एपिक्योर की बात करें तो यहीं से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं ना। एपिक्योर होता है अ पर्सन हु लव फाइन फूड, यानी कि हु लव्स फाइन फूड। फाइन फूड का मतलब जानते हैं, जो कि अच्छा खाना पसंद करता है। अब जो होते हैं ना, मतलब अच्छा खाना खाना है, जैसे कि रेस्टोरेंट में खाना है, होटल में जाकर खाना है, सो वही इंसान को हम एपिक्योर बोलते हैं। हु लव्स फाइन फूड, यानी कि बिल्कुल फाइन, अच्छा खाना, फाइन फूड एंड ड्रिंक, ये हो जाएगा एपिक्योर। सेल्फिश तो सेल्फिश है ही, इसको क्या करने की जरूरत है, सेल्फिश वैसे देखते हैं। सेल्फिश अ पर्सन हु इज कंसर्न्ड ओन नीड्स और इंटरेस्ट, मतलब ये पर्सन जो है सिर्फ इसको कंसर्न है, कंसर्न ओन नीड्स, खुद की ज़रूरत एंड खुद पे ही फोकस रखना, ऑन नीड्स और इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट। अब दो बचे यहाँ पर, ये भी इसके अकॉर्डिंग तो हमें ये भी नहीं लग रहा है एंड ये भी सेल्फिश भी नहीं है, या तो ईगोइस्ट है या फिर ईगोटिस्ट है। देखिए ईगोइस्ट पर्सन जो है वो फोकस करता है, दोनों ही वैसे तो घमंडी होते हैं, दोनों को ही हम एरोगेंट कहा जाता है ना। ईगोइस्ट भी एरोगेंट की कैटेगरी में आता है, ईगोटिस्ट भी आता है, बट इनके फोकस की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर। क्या है जो ईगोइस्ट है वो फोकस ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, फोकस ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। यहाँ पर हम सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। एंड ये पर्सन जो है ना वो बोस्टिंग नहीं करता है, नॉट बोस्टिंग। बोस्टिंग, बोस्ट का मतलब जानते हैं, दिस इज ऑल्सो इंग्लिश वर्ड। बोस्ट मीन होता है डींगे हाँकना, हिंदी में आपने सुना होगा डींग हाँकना, सो दैट इज बोस्टिंग। सो अ पर्सन हु ओनली फोकस ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, नॉट बोस्टिंग, इज कॉल्ड ईगोइस्ट। ठीक है। दूसरी बात है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट है हु इज सेल्फ सेंटर्ड एंड टॉक्स अबाउट देयर अचीवमेंट। सो ये जो पर्सन है यही आंसर हो जाएगा, अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड एंड टॉक्स अबाउट देयर अचीवमेंट्स। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यूरेनियम, वी कैन यूज अनदर मेटल थोरियम टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर पावर। यहाँ पर है बिसाइड्स, बिसाइड, अगेंस्ट, ऑफ। चारों ही यहाँ पर क्या है, चारों ही प्रपोजिशंस हैं। हमें प्रपोजिशन को देखना है यहाँ पर कौन सी आएगी। कुछ स्टूडेंट्स ने हो सकता है कि अगेंस्ट यूज किया होगा, कुछ स्टूडेंट ने जो है वो, देखिए ऑफ का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। ऑफ यूरेनियम, मतलब ऑफ यूरेनियम कोई मतलब ही नहीं है। अगेंस्ट यूरेनियम, यूरेनियम के अगर हम यहाँ इसको पुट आउट करते हैं, यहाँ पर अगर हम इसको पुट करते हैं, सो अगेंस्ट यूरेनियम हो जाएगा। यूरेनियम के अगेंस्ट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम तो इस टाइप का कुछ ना कुछ सेंस निकल कर आ रहा है। देखिए वैसे एएमयू में जो है वो अ, क्या बोलते हैं उसको, हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन की इन क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ती है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट कि ये क्वेश्चन कौन कहना क्या चाहता है आपसे। यहाँ पर बात की जा रही है यूरेनियम, वी कैन यूज अनदर मेटल थोरियम टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर पावर। मतलब ये है एडिशनली की बात की जा रही है ना, कि देखिए हम जो है प्रोड्यूस करेंगे न्यूक्लियर पावर किस किस चीज़ को यूज़ करके। अनदर मेटल इज थोरियम, एक तो थोरियम है। अगर हम अनदर की बात कर रहे हैं इसका मतलब एक इससे पहले भी होगा कुछ ना कुछ, अगेंस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। सो इसी वजह से अगेंस्ट भी नहीं है, ये भी नहीं है। दो वर्ड है, एक बिसाइड्स है, दूसरा वर्ड है बिसाइड। दोनों ऑलमोस्ट हमें सेम लगते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वैसे तो दोनों ही प्रपोजिशन है। सबसे पहली बात है ये जो है, ये बिसाइड, इसका मतलब क्या है जनाब। ये जो बिसाइड है, यहाँ हम देखते हैं इसको, बिसाइड ये है प्रपोजिशन, ठीक है। ये है प्रपोजिशन वर्सेस बिसाइड्स, बी साइड्स। ये भी प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन तो है ही दोनों, ये भी प्रपोजिशन है, लेकिन ये जो है इसको हम बोलना चाहिए, ये आपका काम करती है एज ए, इसका ऊपर लिखा जाए या नहीं। हम्म 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 लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए जनाब, ये जो बिसाइड है इसका मतलब होता है नेक्स्ट टू, यानी कि कोई पर्सन जो है किसी के नेक्स्ट टू है, नेक्स्ट टू। एग्जाम्पल लें इसका, वुड यू कम एंड सिट बिसाइड मी, मतलब वुड यू कम, वुड यू कम, क्या तुम आकर मेरे पास में बैठ सकते हो, वुड यू कम एंड सिट मी, एंड सिट, है ना। यानी कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वुड यू कम एंड सिट बिसाइड मी, बिसाइड मी, बिसाइड मी, ठीक है। तो ये चीज हुई नेक्स्ट टू, यानी कि आप जो है क्या, यहाँ पर किस चीज की प्रोपोजिशन बात कर रहा है, नेक्स्ट टू की। दूसरी बात है बिसाइड्स की, ये बिसाइड्स की हम बात कर रहे हैं। अगर इसके मीनिंग की हम बात करें तो जनाब ये हमें एक तो प्रोपोजिशन है, दूसरी चीज ये है कि एज ए लिंकिंग एडवर्ब का काम भी करता है। एक तो प्रोपोजिशन है ही, दूसरी बात ये है कि एज ए लिंकिंग एडवर्ब के काम भी करता है ये वर्ड। एंड ये प्रपोजिशन तो है ही, उसके साथ साथ जो दूसरा ये मीनिंग जब एज ए लिंकिंग वर्ब का काम किया जाता है तो ये एडवर्ब बन जाता है, लिंकिंग एडवर्ब, लिंकिंग, ठीक है। तो इसका मतलब निकल कर आता है फिर इन एडिशन टू, यानी कि इन एडिशन टू या फिर अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम, ठीक है। दो मतलब निकल कर, या तो आप इसको इन एडिशन, इन एडिशन
in addition to, or you can say apart from, apart from, apart from, ठीक है। सो ये लिंकिंग एडवर्ब बनी यहाँ पर। इसी वजह से अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पर तो क्या हो जाएगा ये सर, इट बिकम्स अपार्ट फ्रॉम यूरेनियम, यानी कि अपार्ट फ्रॉम यूरेनियम वी कैन यूज अनदर मेटल थोरियम टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर। ठीक है, यानी कि अगर हम यूरेनियम का यूज नहीं करते हैं सो हम जो है वो थोरियम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अनदर मेटल। द नेक्स्ट वर्ड इज क्वेश्चन नंबर 10, गवर्नमेंट बाय प्रीस्ट और गवर्नमेंट विच हैज इट्स स्टेट रिलीजन। ओके, सो जनरली हमसे बात कर रहे हैं कि ये प्रीस्ट, जो भी प्रीस्ट के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है, या फिर स्टेट रिलीजन जहाँ पर रिलीजन का राज होता है, जैसे कि एक तरह से हमें बोलना चाहिए ईरान है। ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ थियोक्रेसी कह सकते हैं हम। ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज एरिस्टोक्रेसी। व्हाट डज इट मीन? एरिस्टोक्रेसी मीन्स गवर्न बाय नोबल क्लास, नोबल क्लास, एलीट भी बोल सकते हैं यहाँ पर, या फिर एलीट, एलीट क्लास के द्वारा। ओलिगार्की होता है गवर्न बाय स्मॉल ग्रुप, गवर्न जब बहुत छोटा सा ग्रुप रूल करे सो उसको हम बोलते हैं ओलिगार्की, गवर्न बाय स्मॉल ग्रुप, स्मॉल ग्रुप, इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थियोक्रेसी यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि गवर्न, गवर्न बाय रिलीजियस, GIOUS, रिलीजियस लीडर्स, एंड सैसरडोटल होता है रिलेटेड टू प्रिस्ट। एक टर्म होती है क्रिश्चियनिटी में, डेट इज रिलेटेड टू सैसरडोटल, जिसको बोलते हैं रिलेटेड टू, रिलेटेड टू प्रिस्ट। सो इसका किसी गवर्नमेंट फॉर्म से कोई मतलब नहीं है। आंसर इज सी। एरिस्टोक्रेसी गवर्न बाय नोबल क्लास, ओलिगार्की गवर्न बाय स्मॉल ग्रुप, थियोक्रेसी गवर्न बाय रिलीजियस लीडर्स, सैसरडोटल होता है रिलेटेड टू प्रिस्ट। इट्स अ टर्म which is used in Christianity and in case of church. सो और भी हैं वैसे तो, जो कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। एंड इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। इसके बाद बहुत से वर्ड्स हमारे पास में रिमेनिंग 30 वर्ड्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।